नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। दोस्तों, कल इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने गोलीय दर्पण का चर्चा कर लिया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। सबसे महत्वपूर्ण बात हमको समझना है दोस्तों कि ये जो अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक का आगे आने वाला जो टॉपिक है, जो अभी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ ही साथ आगामी अगर आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहां भी ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस टॉपिक का नाम होता है किसी भी दर्पण, दर्पण बोले तो अवतल या उत्तल दर्पण के सामने आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, प्रकृति पूछेगा तथा उसका आकार, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आज हम इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को आज ये देखना होगा कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब समझिए, किरण आरेख की बनावट हम गोलीय दर्पण के लिए देखेंगे। तो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट का चार जो नियम होता है, चार नियम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा एक तो आपको देखना होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ जो टर्म यहाँ आ रहा है जैसे किरण आरेख, तो अब ये सब चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम किरण का चर्चा कर दिए हैं, आरेख का चर्चा कर दिए हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब के बारे में हमने चर्चा कर दिया था। तो पहला टॉपिक आता है, पहला यहाँ पे समझना होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो देखिए, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण में आपको अवतल और उत्तल दोनों के बारे में पढ़ना होगा। तो जहां गोलीय दर्पण का चर्चा होगा तो आप समझिए अवतल और उत्तल दोनों का चर्चा वहां पे किया जा रहा है। अब देखिए, पहला टॉपिक यहाँ हम समझ रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जैसे देखिए, अगर हम बात करें ये दर्पण की, तो कहिएगा ये कौन दर्पण है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अगर हो, तो देखिए कोई भी दर्पण हो, ये अवतल दर्पण है तो इसका मुख्य अक्ष ये हो गया, अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, और इसके पहले मैंने समांतर किरण का चर्चा किया था कि समांतर किरण किसको कहते हैं, दो रेखा जब इस टाइप से गति करे तो उसको हम कहते हैं समांतर किरण। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद, क्योंकि आने दर्पण से टकराने के बाद किरण का क्या होता है, तो परावर्तन होता है। कई बार मैंने इसका चर्चा किया है। तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होके गुजर जाती है। कब, जब दर्पण कैसा हो, अवतल हो। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो क्या होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो परावर्तन के बाद वह अगर अवतल है, अगर वह अवतल है तो फोकस से होकर गुजरेगी, यदि उत्तल है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। इस टर्म को समझना है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरता है और उत्तल दर्पण में गुजरता हुआ प्रतीत होता है। अब यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए, ये अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में ये मेरा मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए ऊपर से ये किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये जिस परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। और ये कहाँ से टकराती है, तो फोकस से। लेकिन वही बात करें उत्तल दर्पण का, देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, एक किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो देखिए इसका तो परावर्तन इस दिशा में हो गया, लेकिन ऐसा कल्पना करते हैं कि ये परावर्तन इधर न होके ये कहाँ हो रहा था, दर्पण के पीछे। लेकिन ये भी जहाँ कल्पना करते हैं तो ये भी कल्पना होने के बाद ये कहाँ से गुजरती है, तो आप कहिएगा फोकस से। तो आप यहाँ तक क्या समझ गए होंगे कि अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, देखिए अगर ये किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। कब, जब अवतल हो। यदि उत्तल होगा तो हमको गुजरता हुआ प्रतीत होगा।
इसका ठीक विपरीत होता है दोस्तों जो दूसरा पॉइंट में कि फोकस की दिशा में। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब मुख्य अक्ष के समांतर आए, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होके गुजरेगा। कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। लेकिन क्या होगा जब फोकस की दिशा में ही आपतित हो, जब किरण कैसा हो? फोकस की दिशा में। जैसा आप देख रहे हैं, मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष है, तो इसके पहले किरण क्या हो रहा था? यहाँ फोकस है, यहाँ क्या है? फोकस है। इसके पहले क्या हो रहा था? ऐसे करके इस दिशा में किरण आता था तो फोकस से होकर गुजरता था। लेकिन अब वो नहीं करना है, अब करना है कि अगर कोई किरण अगर फोकस की दिशा में है, मान के चलिए यहाँ से कोई किरण ऐसे आए फोकस की दिशा में, तो दर्पण से टकराएगा। दर्पण से टकराएगा कि नहीं? तो कहिएगा हाँ। दर्पण से जब टकराएगा तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, यही नियम है। और उत्तल दर्पण होगा, अगर उत्तल की बात करेंगे तो ये इसमें भी क्या होगा कि अगर कोई किरण, मान के चलिए इसका फोकस यहाँ होगा, होगा कि नहीं? तो कहिएगा हाँ। अगर कोई किरण फोकस की दिशा में है, देखिए ये फोकस की दिशा में आ रहा है, फोकस की दिशा में आ रहा था, जिसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है? परावर्तन के बाद इधर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो ये पहला और दूसरा पॉइंट एक दूसरे का विपरीत है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, फोकस से होके गुजरेगा। जबकि दूसरा में क्या कह रहा है? जब कोई किरण फोकस की दिशा में आए, कहाँ से आए? फोकस की दिशा में आए, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो ये पहला और दूसरा एक दूसरे का क्या है? दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। अब बच जाता है दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं तीसरा इसका पॉइंट है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। क्या होगा? देखिए चूंकि वक्रता त्रिज्या जो होता है दर्पण पर स्थित एक अभिलंब होता है, तो हम क्या बताए थे प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई किरण अभिलंब की दिशा में आती है आपतित किरण, तो इसी पथ पे क्या होता है? इसी रास्ते पे क्या होता है? लौट जाता है। समतल दर्पण में यही ना गुण होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये अवतल दर्पण है, अगर कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो देखिए यहाँ फोकस होगा, यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आए, कहाँ आए? वक्रता केंद्र की दिशा में आए, तो देखिए दर्पण पर जाएगा वक्रता केंद्र पर, तो ये दर्पण पर परावर्तन होने के बाद इसी पथ पे लौट जाती है। क्यों? क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो दर्पण पर स्थित एक अभिलंब का काम करती है, और अभिलंब का गुण होता है कि अभिलंब की दिशा में आपतित किरण होने के बाद उसी पथ पे उसका परावर्तन हो जाता है। इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आए तो परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र की दिशा में ही यानी उसी पथ पे क्या होती है? लौट जाती है। देखिए यहाँ उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आ रहा था, आने के बाद उसका परावर्तन जो है इधर से आया और इसी दिशा में उसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया। और अंतिम पॉइंट दोस्तों होता है इसका चौथा, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। क्या होगा जब किरण को ध्रुव की दिशा में गुजारेंगे? क्योंकि देखिए ध्रुव जो है ध्रुव यानी ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, मुख्य अक्ष के दर्पण पर अभिलंब होती है। देखिए अगर ये इसका हम बात करें, ये एक अभिलंब है कि नहीं? देखिए अगर हम प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण की बात करें, प्रकाश के परावर्तन के नियम जब पढ़े थे तो क्या हुआ? इधर से एक किरण आती है कि नहीं? तो कहिएगा हाँ। आपतित किरण उसका इधर से परावर्तित होता है कि नहीं? तो कहिएगा कि हाँ ये परावर्तित किरण। तो नियम क्या कहता था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कुछ ना कुछ ये क्या कर रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो अभिलंब था यानी कि ये जो ध्रुव जो था ये अभिलंब बिंदु का काम कर रहा है, आपतन बिंदु का काम कर रहा है। देखिए चूंकि ध्रुव जो P है ये मुख्य अक्ष पर अभिलंब होता है, तो यहाँ वाला बिंदु आपतन बिंदु का काम करेगा। यही कारण है कि यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो वह प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करने लगता है। यानी कि अगर इधर से आपतित हुआ तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने देख लिया कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, ये जो टॉपिक है दोस्तों किरण आरेख की बनावट। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनका आकार, तो वहां इस चीज को समझने में आसानी होगा। इसलिए हमने पहले गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट को समझा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।